यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, अब इसकी बात करते हैं। और आज हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों से जुड़े एक अहम मसले का जिक्र करेंगे। मसला ये है कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते। आमतौर पर स्कूल से ये शिकायत मौसूल होती है कि जो आपका बच्चा है वो टीचर की बात पर तवज्जो नहीं दे रहा। बीमारी है ये जिसे ADHD कहा जाता है। बच्चा खुद चाहता है कि वो बहुत अच्छा तालिब इल्म बन जाए, मगर तबीयत का यकदम तब्दील हो जाना, तवज्जो को बरकरार ना रखने का सबसे बड़ा मसला होता है जिससे ये बच्चा दो चार होता है। कुछ और अलामात हैं जिनमें घर का काम अक्सर भूल जाना, क्लास और घर का काम करने में दुश्वारी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मालूम होता है कि इसको ये मसला अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। और माँ बाप या बहुत सारे रिश्तेदार समझते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, बच्चा माँ बाप के काबू में नहीं रहा, उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है। इस तरह की बहुत सारी बातें माँ को भी सुननी पड़ती हैं और फिर बच्चे को फैंटी भी लग जाती है कि जब वो मेहमानों के सामने ऐसी हरकत करता है। स्कूल से बार बार शिकायतें आती हैं कि जी आपका बच्चा बाकी बच्चों को भी तंग कर रहा है। ये ऐसी एक बीमारी है जिसको समझने की ज़रूरत है। और आज इसी बीमारी पर बात करने के लिए, बच्चों की इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने अमरीन अली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सुहेला भूरा मेडिकल थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है, रीमेडिकल थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हाँ ठीक है, इन दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमरीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुहेला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे स्कूल में चुलबुलाहटपन करते हैं, दूसरे बच्चों को भी मारते हैं, ये अक्सर शिकायतें आती हैं। मेरे घर में तो बहुत ही आती थी कि मैं ये बहुत हरकतें करती थी, उससे मम्मा ने तो तवज्जो नहीं दी कि ये क्या कोई बीमारी नहीं, सिर्फ मार पड़ती थी। वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी हो। यही बात लगी थी, क्या ये कोई बीमारी है? अगर ये बीमारी तो इसकी अलामात का माँ बाप को कैसे इल्म हो सकता है कि अच्छा ये कोई वाकई बीमारी है? तो होता ये है कि सब बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। बच्चों में एनर्जी अडल्ट के मुकाबले में 100% ज़्यादा ही होती है। बट अगर इस हद तक बच्चे में एनर्जी है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग, मतलब रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहा है, ट्यूशन नहीं जा पा रहा है, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, बैठ के खाना नहीं खा पा रहा है, तो तब देयर इज़ अ रेड फ्लैग कि हाँ भाई बच्चे को ADHD हो सकता है। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें मेजरली दो टाइप्स होते हैं। एक में बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, इम्पल्सिव, जज्बाती होता है, डिसीजंस भी जल्दी करेगा, मार भी देगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, बैठेगा नहीं और चीखता चिल्लाता, बहुत अग्रेशन भी आ जाता है इसमें। देखिए ये ऐसी बातें हैं जो कि इस वक्त जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो समझेंगे शायद हमारा बच्चा ADHD का शिकार है, बिकॉज ज़ाहिर है ये इतने कॉमन सिम्टम्स हैं। बिल्कुल, कैसे मालूम हो कि नहीं दिस इज ADHD एंड दिस इज नॉट? आपने ये देखना है कि एनर्जी लेवल कितना है। अगर एनर्जी लेवल अगेन इतना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको काम करने में, बैठने में, खाना खाने में, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ADHD की अलामात हो सकती है। कोई टेस्ट है इसका? बिल्कुल, हम लोग ADHD में इंटरनेशनल टूल्स हमारे पास काज़िम ट्रस्ट में इसके टूल्स होते हैं जो कि सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। उससे एक्चुअली पता चलता है, डिस्कशन से। बिल्कुल डिस्कशन होते हैं और कुछ लिखने के कुछ टेस्ट होते हैं इस ऑब्जर्वेशन से। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा अमरीन, इसमें कोई एज भी बच्चों की काउंट होती है कि इस एज या इस एज में बच्चे जो है वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं? सो एक्चुअली ADHD के सिम्टम्स पैदा हो, बिकॉज एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब पैदा होते के साथ डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है। तो शुरू से ही, बचपन से ही, अगर मैं आपको पहला सिम्टम आप बताऊँ तो बहुत कॉमन है, जबकि ये कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, चुप ही नहीं होगा, बहुत एक्सट्रीम रोएगा। तो ये सिम्टम्स बचपन से ही आते हैं। बट फॉर द करेक्ट एज अगर मैं आपको बताऊं तो 8 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र में हम बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं। 8 से पहले ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बट हम ये है कि अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आ जाता है और हमें सिम्टम्स लग रही होती है तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। बट फॉर डायग्नोसिस 8 ईयर इज द परफेक्ट थेरेपी। थोड़ी सी अगर मुझे बताएं कि क्या होती है? जी, सो एक्चुअली ADHD के लिए हम लोग 2 थेरेपीज प्रेफर करते हैं। एक तो बिहेवियर थेरेपी, उसमें होता है कि इनकी जो फोकस, ये लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कुछ इंटरवेंशंस बिहेवियर थेरेपी एंड अदर थेरेपीज के थ्रू इनको बिहेवियरली ऐसे करते हैं कि वो लोग फोकस करें, हाइपर एक्टिविटी कम हो, ऑन सीट बिहेवियर बढ़े। एंड पेरेंटल काउंसलिंग भी साथ साथ होती है कि यू नो इट्स डिफरेंट वे, पेरेंट्स को उनके जैसे उनसे डील करना है वो डिफरेंट होता है। वरना ये ना हो कि पेरेंट्स गुस्सा करें, पेरेंट्स रिएक्ट करें, उससे वो बच्चा और ज़्यादा खराब होगा। पेरेंटल स्ट्रेस तो आता ही है ना, आता तो है, लेकिन उसे मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा एक बात बिफोर आई गो टू सुहेला, हेरिडिटरी फैक्टर होता है इसमें? बहुत ज़्यादा, इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ। कज़न मैरिज का रोल है इसमें? बिल्कुल है, डेफिनेटली कज़न मैरिज का भी रोल होता है। और जेनेटिक में भी अगर फॉर एग्जांपल अब्बू को है या दादा को है या अम्मा या कोई एक्सटेंडेड फैमिली को है तो बहुत हद तक चांसेस है कि बच्चों में कोई ना कोई न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर आए। चीखने चिल्लाने के, डिटेल से करते हैं मैं, क्योंकि सुहेला रेमेडियल थेरेपिस्ट है हमारे साथ।
सो जब मालूम हो गया 8 साल की उम्र में या फॉर दैट मैटर किसी भी एज ब्रैकेट का, अच्छा इस बच्चे को ADHD है, अब इसको ट्रीट करना है, कितना अरसा लगता है और ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? अच्छा देखिए, वंस आपको पता चल जाता है कि बच्चे को ADHD है, फिर हम जब बच्चे हमारे पास, जब क्लाइंट आता है हमारे पास अलॉन्ग विद द पेरेंट्स, तो हम उनका इंटेक करते हैं, हम उनके असेसमेंट्स करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को बिहेवियर थेरेपी की नीड है, कितने सेशंस की ज़रूरत है। इस बच्चे को अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई रिलेटेड भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडियल थेरेपी के कितने सेशंस की ज़रूरत है। अगर उसको स्पीच रिलेटेड इशू है तो स्पीच थेरेपी की कितनी ज़रूरत है, वो वहीं पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही डिसाइड करके और फिर हमारे पास वो थेरेपीज़ के लिए भेज देते हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट अलग, सॉरी, दिस इज ट्रीटेबल। I wouldn't say it's not treatable, but it's manageable. Manageable due is to the right therapies, the child learns how to overcome all this, and then वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसके होते हुए गुजार लेता है। बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है, अगर वो थेरेपिस्ट के पास जाएगा, आपको पता है ना सोशल स्टिग्मास अटैच होते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि बच्चा 8 साल की उम्र में जा रहा है थेरेपिस्ट के पास, तो शायद आसपास के लोग, मोहल्लेदार, रिश्तेदार कहेंगे तुम तो। आई टोटली अग्री विद यू, एंड पता है इसीलिए, और ये हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो यही कहते हैं हम घर पर कुछ और बता के आ रहे हैं, हम घर पे ट्यूशन का बोल के आ रहे हैं कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है। बट माई पॉइंट इज़ कि आपके लिए आपका बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इफ़ यू फील कि योर चाइल्ड रियली नीड्स दिस, देन आपको फिर सोचना नहीं चाहिए कि दूसरा क्या बोलेगा, बिकॉज यू नो दैट चाइल्ड इज सफरिंग। वी सी दोज चिल्ड्रन, वो सफ़र करते हैं। मैं अपने फील्ड से रिलेटेड बोलूँगी, पढ़ाई के लिए वो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं वो बेचारे, और वो अपने उसको छुपाने के लिए बता भी नहीं रहे होते ना, डर जाते हैं, फिर उनके नहीं बिहेवियर बताते। इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं जस्ट टू हाइड दैट दे बेसिकली कि वो नहीं कर सकते। क्लास में बुली बहुत होते हैं बिकॉज बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट उनको राइट टाइम पर अच्छा सोहेला, जैसे कि एक 7 साल का बच्चा है और उसका ये है कि वो घर में चीखता चिल्लाता है, चीज़ें तोड़ देता है और बहुत ज़िद्दी है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अमूमन 7 से 8 साल की एज में आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या है? कोई प्रोसेस हमारा, कुछ सेटिंग्स चलती हैं थेरेपी की, क्या होता है? अच्छा देखिए, बेसिकली ADHD रिलेटेड बिहेवियर थेरेपी अमरीन करती हैं, तो अमरीन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इसका बता सकती हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ADHD होता है और एक ऑपोजिशनल डिसऑर्डर होता है। ऑपोजिशनल इज कि जब बच्चा मार धार बहुत ज़्यादा कर रहा हो, चीखता चला। नो, दिस इज नॉट ADHD। यस, दिस इज लाइक अ वेरी हायर, जिसमें दिस इज आल्सो अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट जॉनरा में, हाँ ये डिसऑर्डर ही है, बट ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जॉनरा में नहीं आता। सो ऑपोजिशनल डिसऑर्डर में बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए, इस हद तक हाइपर एक्टिव कि मारदार, चीखना, बदतमीजी करना, यस सही, ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती है। एंड देन अगेन अगर ये कोप नहीं किया जाए सही वक्त में थेरेपी के थ्रू, तो आगे जाके कंडक्ट डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी बन बिल्कुल बन सकती है। ऑटिज्म और ADHD, इसमें डिफरेंशिएट आराम से हो जाता है? आराम से हो जाता है बिकॉज इनके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट है। बट इसमें एक अच्छी बात, एक यूनिक चीज़ ये कि एक बच्चे को ऑटिज्म विथ ADHD भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, कि एक बच्चा ऑटिस्टिक है उसमें ADHD फीचर्स है। मेनली ऑटिज्म में सोशलाइजेशन के, आई कांटेक्ट के और ये सारी बॉन्डिंग के, इमोशनल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा अमरीन, एक चीज़ ये भी है कि बच्चे बागी भी हो जाते हैं। हाँ, अगर माँ बाप नहीं समझते तो बच्चे बागी हो जाते हैं, ऐसा है? रिवर्स साइकोलॉजी। अब देखिए, ये बच्चों की एज में यही होता है, अगर अम्मा कहेंगे ना कि ये नहीं खाना, जबकि वो उनको पसंद नहीं भी होगा, बोलेंगे अब तो मुझे यही खाना, मना करती है ना, यही करूंगा, यही खाऊंगा। यही बात। अच्छा सुहेला, ये बहुत कॉस्टली है इतने सेशंस लेना? देखिए, थेरेपी सेशंस यस, पर सेशन चार्जेस होते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंसिव पूरा प्रोसीजर, बट वी एट काज़िम ट्रस्ट वी मेक श्योर कि हम केस टू केस बेसिस पर काम करते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है एंड उनको फ्री थेरेपीज भी मिलती हैं। कराची बेस्ड है? यस, कराची बेस्ड है। काम कर रहे हैं आप लोग? इट इज़ बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सिर्फ कराची में है, बट हम ऑनलाइन थेरेपीज, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो कि लाहौर, इस्लामाबाद तो अभी आई डोंट थिंक मेरे पास नहीं, बट लाहौर से और भी डिफरेंट जगहों से, छोटे छोटे टाउन्स के, पंजाब के, वहाँ के भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं। सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हमारे पास ऑनलाइन थेरेपी के लिए। जी, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम कनाडा एंड डिफरेंट अमेरिका। तो ऑनलाइन इजीली मैनेज हो जाता है? बिल्कुल, इट डिपेंड्स अगेन ऑन केस टू केस बेसिस। अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर हम नहीं लेते, बट इफ इट्स अ माइल्ड केस, क्या ये केसेस हम पिछले चंद सालों में देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं?
या रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं? रिपोर्ट ज़्यादा अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई अवेयरनेस बेहतर हुई है? बिल्कुल बेहतर हुई है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको आई थिंक नहीं समझ आता, वो ADHD, लर्निंग डिसऑर्डर, सबको स्पीच थेरेपी और मे सबको मिक्स कर देते हैं। समझना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को ADHD का मतलब ये है कि वो अटेंशन ठीक नहीं दे पा रहा, वो फोकस नहीं कर पा रहा। जब एक बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, अटेंशन नहीं दे पा रहा, उसका दिमाग एक टाइम पे 4 चीज़ों पे जा रहा है, तो वो पढ़ाई कर कैसे पाएगा? उसके जो बेस है वो बहुत वीक हो जाता है। चले प्लीज साथ रहेगा। इसी मौजू पर हम एक और मेहमान का भी तारुफ करा देते हैं, क्योंकि आज हम बात चिल्ड्रंस डे की कर रहे हैं, यानी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की। तो बेहतर तालीम की फराहमी, सर पर छत, सेहत की सहूलत ये मैसर, ये बहुत ज़रूरी है। एक और समाजी इदारा इसी मिशन को जारी रखे हुए। हम बात करें चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की, जो बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ है। मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मिसेस ताबिश शहजाद, GM कम्युनिकेशन, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन किस तरीके से काम कर रहा है? बिकॉज मैं फिर सवाल वही करता हूँ, कराची बेस या नेशन वाइड? ओके, सो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 2010 में बना था एज ए रिज़ल्ट ऑफ फ्लड्स, जिसका आपको है कि तकरीबन 1/5 ऑफ पाकिस्तान वाज फ्लडेड और कोई 20 मिलियन लोग अफेक्टेड थे और हाफ ऑफ देम वर चिल्ड्रन, और तकरीबन कोई 3 मिलियन बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 वर अफेक्टेड। सो एक बहुत इंटरनेशनल मीडिया, बहुत रिनाउंड मीडिया है, उन्होंने कवर किया था सिविल हॉस्पिटल कराची, जिसमें बच्चे सड़क पर ट्रीट हो रहे थे, फ्लडेड थी, बारिशें हो रही थी और वहाँ पर बच्चों की ट्रीटमेंट हो रही थी स्लैब्स पर। सो उनका ये सवाल था अपने चैनल के थ्रू कि ठीक है, ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है ही, लेकिन पाकिस्तानी इस बारे में क्या कर रहे हैं? सही। जिसके जवाब में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन वाज बॉर्न, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलके हम उनकी पीडियाट्रिक इमरजेंसी रूम जो है, बच्चों के जो इमरजेंसी इदारे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो हम अडॉप्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 10 इमरजेंसी रूम्स इन सिंध एंड बलूचिस्तान, 1 in Quetta and the remaining 9 in Sindh, 5 कराची में है। और इस यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की खुशखबरी ये है कि जहां आपने बच्चों की राइट्स की बात करी, कराची में कोई भी बच्चा एक इंटरनेशनल क्वालिटी इमरजेंसी केयर से आधे घंटे की सफ़र से ज़्यादा दूर नहीं है। कराची में? कराची में किन हॉस्पिटल्स में है ये? हमारी कराची में है सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल, फिर है NICH जो जिना हॉस्पिटल के बराबर में है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, लियारी जनरल और कोरंगी 5। तो आपने बड़ा अच्छा कवर किया है। बिल्कुल, तो वो यही एम यही है कि कोई भी बच्चा, देखें गरीब आदमी अपने बच्चे को रात के 3 बजे ले जा नहीं सकता। बिल्कुल, 103 बुखार है तो वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही लेकर जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने फोकस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को किया ताकि वहाँ पर सहूलियात बेहतर, बिकॉज ये बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो सहूलियात नहीं जो कि हमें प्राइवेट में मिल जाती हैं। बिल्कुल, दुनिया भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल है, और इसी तरह से हमने भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनके इमरजेंसी रूम्स अडॉप्ट किए। अगेन वही बात है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को गवर्नमेंट इदारे में ही लेकर इसमें ये भी मसला होता है कि आजकल ये बड़ा ज़्यादा हो गया है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसे इंक्यूबेटर चाहिए। बिल्कुल, और इंक्यूबेटर्स पाकिस्तान में कम है, और स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो कम है। तो आप लोगों ने इंक्यूबेटर्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल आई गेस कराए हैं हॉस्पिटल्स। देखिए, इंक्यूबेटर वेंटिलेटर जो है वो ICU का हिस्सा होता है, इमरजेंसी रूम का हिस्सा नहीं होता। इमरजेंसी रूम का बेसिक मकसद यही होता है, वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है। तो बच्चा जब बहुत क्रिटिकल हालत में किसी भी अस्पताल में लैंड करता है तो वो फर्स्ट स्टेप उसका इमरजेंसी रूम ही होता है। वहाँ से स्टेबल होके फिर वो दूसरे वार्ड्स में। जैसे कि आपने कहा कि सवाल के आगे कि पाकिस्तानी क्या करे, तो यकीन अब जवाब तो मिला होगा कि ये हो रहा है, तो इसका रिस्पांस कैसा था इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली बच्चों की मोर्टालिटी काफ़ी कम हुई है। पाकिस्तान में भी कुछ 5 साल के PDHS के जो फिगर्स हैं वो ये है कि 74 जो मोर्टालिटी थी अंडर 5 की, वो अब 64 पे आ गई है। अच्छा, ये 5 सालों में हुआ पाकिस्तान की। फिर भी अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो साल में तकरीबन कोई 4 लाख बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 दे डाई, एंड हाफ ऑफ देम आर ड्यू टू प्रिवेंटेबल रीजंस। देखिए, निमोनिया एक बहुत ही सिंपल सा एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि नज़ला, खांसी, बुखार प्रोलॉन्ग हो जाता है, अनट्रीटेड जाता है, अनडायग्नोस्ड जाता है, तो बच्चा निमोनिया से डेथ हो जाती है। निमोनिया इटसेल्फ किल्स लाख बच्चे साल के। और देखें ये ट्रीटेबल है, वेरी मच ट्रीटेबल। उसकी वैक्सीन 40 रुपए की होती है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आवर फार्मेसी आर वेल स्टॉक्ड विद ऑल मेडिकेशंस, ऑल वैक्सीनेशन। एंड ऑफ कोर्स देखें, अगर आप बिल्डिंग और रेनोवेशन और अच्छी पेंटिंग भी पेंट कर लें बिल्डिंग को, तो इट डजंट मैटर। आप सहूलियात ही नहीं है ना, स्टाफ वेल ट्रेन्ड स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ, इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, फार्मेसी, और सबसे बढ़कर
इश्क होना चाहिए अपने काम से, क्योंकि इमरजेंसी रूम्स में इस कदर रश होता है कि दिन के हर ER में हमारे 150-200 बच्चे आते हैं। सो नर्स को एक पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। तो वो पैशन अगर नहीं होगा तो उन बच्चों की जानें कैसे बचाई जाएंगे। सो द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स इज़ कि वो हमने अभी तक 30 लाख बच्चों का इलाज कर चुके हैं 10 सालों में। तो वो 30 लाख बच्चों की जो माएँ हैं उनकी दुआओं से हमारा काम चल रहा है। और ये आपका फोकस अब इंटीरियर सिंध रिमोट एरियाज में, बिकॉज ज़ाहिर है देखिए व्हेन इट कम्स टू कराची नो डाउट ज़रूरत है यहाँ पर भी, लेकिन रिमोट एरियाज जहाँ पर तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, अब देखिए हमारा इमरजेंसी रूम एक सक्खर में है, लेकिन जो उसके आउटस्कर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हमने टेलीमेडिसिन के थ्रू बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। तो बच्चा अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर के तालुका अस्पताल में आता है तो हमारा कंसल्टेंट जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, सिविल हॉस्पिटल में हमारा टेलीमेडिसिन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे ट्रीट करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से फिर हमारे वहाँ उस बच्चे को हमारी जो सक्खर इमरजेंसी रूम है वहाँ रेफ़र करते हैं। सिंस हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है तो सारा उस बच्चे का जो डेटा, उसके वाइटल्स, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट सक्खर ER के डॉक्टर के पास पहले से मौजूद होती हैं कि वो बच्चे के आने से पहले वो डॉक्टर्स तैयार हैं कि ये बच्चा हमारे पास इस कंडीशन में आ रहा है। हो जाए और सेहत देखिए बच्चे के लिए गोल्डन आवर कहते हैं, उसकी ज़िंदगी बचती है, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता कि मेरी सांस उखड़ रही है या देखो मेरी आंख डायलेट हो रही है। वो बच्चा खामोशी से चला जाता है। तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप उस बच्चे की जान बचा सकें। सो थ्रू टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स जो हमारे अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 11 के करीब टेलीमेडिसिन सैटेलाइट्स हो पूरे गए हैं पाकिस्तान में, सिंध और बलूचिस्तान में, फ्रॉम पशीन इन बलूचिस्तान टू कश्मीर इन सिंध। आपने बहुत अच्छा किया, इन्हीं 2 सूबों को टारगेट किया बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल हैं और बलूचिस्तान में करना तो ये नो डाउट इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि वहाँ पे तो रिमोट एरियाज पहुँच नहीं पाते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे ऐसी चीज़ों को आप आवाम तक पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ पे जो हालात है वो सबके सामने। मिसेस ताबिश, आज के दिन के हवाले से कोई खुसूसी पैगाम आप देना चाहें वालिदैन को या जो फाउंडेशंस काम कर रही हैं, सिर्फ नाम किए हैं? नहीं, देखिए सब अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए हमारा मुल्क चल रहा है, क्योंकि ये कुछ पाकिस्तानियों के अंदर एक खुसूसियत ये है कि वो बस निकल के लोगों की मदद करने नो निकल जाते हैं। रहम दिल। बेशक ये यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का जो टॉपिक है, जो आपने अभी जिक्र भी किया कि राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, और सबसे बड़ा राइट ये है राइट टू लिव, राइट टू एक्सेस टू हेल्थ, क्वालिटी हेल्थ। तो हम सबको इस दिन से ये एहसास मिलता है कि हमें अपने फ्यूचर को बेहतर करना है, हमें फ्यूचर को बेहतर करना है तो बच्चों पे इन्वेस्ट करना है। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप दोनों का बेहद शुक्रिया। यू गाइज आर डूइंग मार्वलस, प्लीज कीप अप द गुड वर्क।